नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और हम लोग कर रहे हैं फिर क्लास को शुरू। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे बच्चे हेल्दी हैं, खुश हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो भाई आइए टॉपिक की तरफ बढ़ लिया जाए। जो हम लोगों का टॉपिक है वो अगेन आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे वायरल डिजीजेस के बारे में। वायरल डिजीजेस जिसको हम लोग कहते हैं विषाणु जनित रोग। इसमें मैंने आपको बहुत सी बीमारियां पिछली क्लास में करा दी थी। जैसे हमने कर लिया था इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ठीक है, हमने कर लिया था रेबीज। रेबीज के बारे में आज कुछ चीजें बतानी है मुझे। और हमने हर्पिस कर लिया था, हम लोगों ने कर लिया था स्मॉल पॉक्स और प्यारे बच्चे कुछ एड्स वगैरह जो बीमारी थी इनको हमने कर लिया था पिछली क्लासेस में। आ जाओ अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो नई बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज की क्लास में एक बार रिपीट कर रही हूँ रेबीज को, क्योंकि पिछली क्लास में इससे कुछ पॉइंट्स थे जो आपके रह गए थे, टाइम हो चला था पिछली क्लास में। तो भाई रेबीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। रेबीज जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने बताया था रेबीज का जो दूसरा नाम होता है दैट इज हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगता है। पानी से डर, हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डरना, पानी से डर लगता है भाई, ये है हाइड्रोफोबिया। अब रेबीज बीमारी जो है किसके कारण होती थी आप बताकर चलेंगे? विषाणु के कारण, यानी वायरस है जो इस बीमारी को करता था। और वायरस का नाम क्या था? रिबडो वायरस। ठीक है, क्या नाम था भाई? रिबडो वायरस। तो रिबडो वायरस था जो हमारे अंदर कर रहा था डेंगू, ये रेबीज। रिबडो वायरस, रिबडो विषाणु या रिबडो वायरस, ये हमारे अंदर कर रहा था रेबीज रोग। ठीक है, अब ये जो रिबडो वायरस है ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? इस बीमारी को करने वाला वेक्टर क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि भाई कुत्ता, बिल्ली, ये सब है ना। तो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई प्यारे बच्चों, कैट, आप बताएंगे चमगादड़ हो गई। ठीक है, चमगादड़, बैट्स बोलते हैं जिसको, भेड़िया वगैरह हो गए, जंगली जो जानवर होते हैं, वुल्फ। ठीक, लोमड़ी हो गई, लोमड़ी, फॉक्स। ठीक है, और बंदर हो गए, बंदर जो होते हैं मोंकी, ये। इन सब जानवरों की लार में पाया जाता है ये वायरस जो होता है। इन सब जानवरों की लार में, या तो लार में भी बता सकते हो या फिर इन सब जानवरों के पंजों में। तो लार यानी सलाइवा, या इन सब जानवरों के जो क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, उनमें ये वायरस पाया जाता है। तो इन्हीं के द्वारा ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है, जो रेबीज होता है। अब रेबीज जो बीमारी है इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सी बीमारी है बेटा, क्या प्रभावित होता है? चलो आओ थोड़ा सा बताती हूँ। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, जस्ट रिवाइज करा रही हूँ। तो रेबीज रोग के सिम्टम कभी आपको पूछेगा, या रेबीज रोग जो होता है इसका प्रभावी अंग। तो रेबीज का जो प्रभावी अंग है बेटा, इस बीमारी में जो हमारे शरीर का ऑर्गन है वो इफेक्टिव होगा, वो कौन सा होगा? तो इस बीमारी के अंदर जो इफेक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या बताकर चलोगे? तंत्रिका तंत्र। इस बीमारी में हमारा नर्वस सिस्टम ही खराब होता है, तभी हमें दौरे पड़ते हैं, तभी हम पागल से हो जाते हैं भाई। तो नर्वस सिस्टम हमारा इसमें हो जाता है बेकार, इस बीमारी के अंदर। अच्छा मैम, इस बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ये बहुत आता है पेपर में। तो रेबीज से बचाव के लिए जो हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, जो हम टीका लगाते हैं बेटा, वो कौन सा है? तो रेबीज से बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है उस टीके का नाम है रेबीज वैक्सीनेशन। आज की कहानी जो है वो यहां से शुरू होनी थी, रेबीज का टीका।
तो रेबीज से बचाव के लिए लगाया जाता है रेबीज वैक्सीनेशन। ठीक है, रेबीज वैक्सीनेशन लगाई जाती है, यानी रेबीज का टीका। ठीक, तो आपको कभी भी पूछेगा रेबीज रोग जो होता है इसका प्रभावी अंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये वायरस इनकी लार में ही पनपता है बेटा। जो बैक्टीरिया, ये जो डॉगी होते हैं, ये जो जितने भी जानवर मैंने बताए, इन सब की लार में ही बनता है ये बैक्टीरिया, तो इनकी लार में ही होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये हमें काटेंगे हमारे खून में जाएगी लार। जैसे दांत को आपकी स्किन के अंदर डालेंगे तो आपकी स्किन में जो इनके लार है वो ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड में जाकर ये वायरस फिर हमारे बॉडी के अंदर रेबीज करेगा। तो ये होता है। ठीक है, अगर मच्छर के अंदर HIV वायरस है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मच्छर के द्वारा एड्स नहीं फैलता, क्योंकि मच्छर की जो डंक होता है या मच्छर का जो स्टिंग होता है उसमें ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है बेटा। मच्छर की लार के अंदर ये वायरस नहीं रह सकता, वहां ये मर जाएगा, इसीलिए हमारे शरीर में भी फिर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करेंगे अब हम लोग। अब बात आती है कि मैम ये जो रेबीज की वैक्सीनेशन है या ये जो रेबीज का टीका है इसको किसने बनाया था, ये पूछा जाता है। तो रेबीज टीके को जो बनाया था या इस टीके की जो खोज करी थी वो आपको पेपर में कई बार पूछी गई है। तो रेबीज के टीके की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने प्यारे बच्चे? लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर हैं जिन्होंने इस टीके की खोज करी थी या इस टीके को बनाया था। तो लुईस पाश्चर जी ने इस टीके को बनाया था, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, लुईस पाश्चर, तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है पूछने के लिए। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब चलेंगे अगली बीमारी की तरफ। बेटा ये जो टीका होता है ना, ये सबको कंपलसरी नहीं है लगाना। ये टीका तभी लगता है जब हमें कुत्ता बिल्ली या फिर इनमें से कोई जानवर काट ले। जैसे आज मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो काटने के 24 घंटे के अंदर मुझे ये टीका लगवाना पड़ेगा। कब लगता है? जब भी कोई जानवर काट लेगा तो काटने के विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर ये टीका लगवाना पड़ेगा। अगर नहीं लगवाया तो रेबीज का वायरस जो है वो आपकी पूरी बॉडी में फैलकर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। आपको दौरे पड़ेंगे, आप पानी को देखकर डरोगे, पानी पियोगे नहीं बिल्कुल भी, शरीर में बिल्कुल पानी खत्म, और फिर धीरे धीरे हमारी मृत्यु। तो ये होता है रेबीज। ठीक है, हाइड्रोफोबिया तो एक तरीके का क्या है, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग। विदिन 24 आवर्स ये आपको लगाना है। ठीक है, विदिन 24 आवर्स ऑफ बाइटिंग। ठीक है, 24 आवर्स ऑफ बाइटिंग, जब भी कोई जानवर काटेगा उसके 24 घंटे के अंदर ये आपको लगवा लेना है। आ जाएंगे भाई नेक्स्ट डिजीज की तरफ चल रहे हैं। अगली जो बीमारी है जो हमारे अंदर रेबीज से जो हमारे अंदर वायरस से फैलती है, तो आप लिखेंगे हेपेटाइटिस। ठीक है, अगली बीमारी है भाई हेपेटाइटिस। नेक्स्ट डिजीज इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, ये जो हेपेटाइटिस रोग होता है इसको हम लोग पीलिया के नाम से भी जानते हैं, पीलिया भी बोलते हैं बेटा इसको। तो पीलिया भी कई तरीके के होते हैं, एक फॉर्मेट है पीलिया की हेपेटाइटिस। एक मैंने आपको जॉइंडिस पढ़ाया था, जॉइंडिस जो आपके शरीर में बिलीरुबिन पिगमेंट की अधिकता से हो जाता है। जब हमारे शरीर में हमारा जो बिलीरुबिन है वो ज्यादा हो जाएगा तो नखून पीले हो जाएंगे, आंख पीली हो जाएगी, स्किन पीली हो जाएगी, वो है घरेलू पीलिया, जॉइंडिस। लेकिन ये है हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं पीलिया। अब ये हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है मैम ये किसके कारण होती है, तो आप लोग बताकर चलेंगे हेपेटाइटिस को करने का काम भी विषाणु करता है। ये बीमारी भी हमारे अंदर हेपेटाइटिस जो होती है वायरस के कारण होती है, और आजकल ना ये बहुत फैल रहा है। तो प्यारे बच्चों कौन सा वायरस है, तो बताकर चलेंगे HBV। HBV बोले तो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु जो होता है ये हमारे अंदर करता है हेपेटाइटिस रोग। तो हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी विषाणु होता है, यही हमारे अंदर करता है हेपेटाइटिस रोग। अब ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है इसका प्रभावी अंग आपको पूछेगा।
प्रभावी अंग कौन सा होगा, इस बीमारी में हमारा कौन सा अंग है जो अफेक्टिव हो जाता है। तो इस बीमारी के अंदर हम लोगों का जो अफेक्टिव ऑर्गन होता है वो होगा हमारा लीवर। बेसिकली ये क्वेश्चन ना वैसे भी आ जाता है कि किस बीमारी में हमारा यकृत प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस उनमें से एक है बेटा, जो हमारे लीवर को डैमेज करती है बीमारी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस हम लोगों के लीवर को इफेक्टिव करता है। ये वायरस कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, तो जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो शराब ज्यादा पीते हैं, है ना, या जिनके लीवर के अंदर किसी भी तरीके का कोई कैंसर होता है, तो वही हेपेटाइटिस का रोल प्ले करता है बेटा। तो हेपेटाइटिस ही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती है, ऐसा समझो आप लोग। तो जब भी हमारे लीवर में कोई बीमारी होगी तो लीवर की कोशिकाओं के अंदर ये वायरस रहेगा, और उस व्यक्ति का ब्लड अगर किसी को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हेपेटाइटिस होता है ये कई जानवरों के खून में भी होता है, कई जानवरों के दूध में भी होता है, और कई इंसानों के खून में भी होता है। तो जब भी हम ऐसे किसी जानवर का दूध पिएंगे जिसको हेपेटाइटिस है, जैसे एक रिपोर्ट आई थी कि जितने भी हम पैकेट्स वाले दूध लेते हैं, थैली वाले दूध, इनमें भी हेपेटाइटिस बी का वायरस देखने को मिला था, क्योंकि तरह तरह के जानवरों के ये दूध रहते हैं और उसको मिक्स करके मार्केट में भेजा जाता है। तो उसमें कई जानवर ऐसे हैं जिनके खून के अंदर या जिनके दूध में ये वायरस रहता है। तो इसीलिए जो बाहर की चीजें उनको अवॉइड करना चाहिए। अब आप लोगों को पूछ सकता है कि जो हेपेटाइटिस है इसका प्रभावी अंग, तो आप बताएंगे लीवर, यकृत। अब हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है। इसके टाइप्स के बारे में आपको पूछा जाए, हेपेटाइटिस के प्रकार के बारे में पूछा जाए, तो इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है हेपेटाइटिस ए, प्यारे बच्चे, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है हेपेटाइटिस सी, और एक होता है हेपेटाइटिस डी, और एक हेपेटाइटिस ई भी होता है। ई जो है इसके बारे में तो अभी रिसर्च ही चल रही है। ठीक है, इसके बारे में अभी रिसर्च ही चल रही है। तो मेनली जो सबसे ज्यादा एक्टिव हेपेटाइटिस है वो ये दो हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये नॉर्मल इन्फेक्शन होता है बेटा, ये नॉर्मल इन्फेक्शन है, ये साधारण संक्रमण है जो कि टॉयलेट वगैरह यूज करने से हो सकता है। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में गए हो, वहां पर बहुत सारे रोगी होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जब हम टॉयलेट वगैरह यूज कर रहे हैं उससे हमारे अंदर ये हो सकता है हेपेटाइटिस ए। साधारण संक्रमण है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये लॉन्ग हेपेटाइटिस की फॉर्म होती है, ये लॉन्ग फॉर्म है इसकी हेपेटाइटिस की। ये क्या है बेटा, लंबी अवस्था है, ये आपके शरीर में रहेगा और धीरे धीरे आपके लीवर को करता रहेगा डैमेज। ये एक लंबी अवस्था है हेपेटाइटिस बी जो होती है, ठीक है। और इसके लिए टीका भी है बेटा, तो इससे बचाव के लिए टीका भी लगवाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हेपेटाइटिस है जिससे बचाव के लिए टीका लगवाया जाता है। भाई इतने तरीके के हेपेटाइटिस है, ये मैंने आपको 3, 4, 5 तरीके के हेपेटाइटिस लिखवाए हैं, तो केवल एक ही हेपेटाइटिस है जिससे बचाव के लिए आपको टीका लगवाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी एक ऐसा हेपेटाइटिस है जिससे बचाव के लिए हम टीका लगवाते हैं, ठीक है। और टीके का नाम क्या है, टीके का नाम भी यही है, अभी लिखवा दूंगी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, HBV, यही हेपेटाइटिस वायरस है और यही हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का नाम, अभी मैं पीछे लिखवाऊंगी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि किस हेपेटाइटिस से बचाव के लिए टीका है, तो आप बताएंगे ये जो हेपेटाइटिस बी है इससे बचाव के लिए टीका लगवाया जाता है। अब कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जिसको काला पीलिया कहते हैं, तो बेटा ये जो हेपेटाइटिस सी है ना इसे काला पीलिया कहा जाता है। काला पीलिया ये बहुत खतरनाक है, ये 2 महीने में 4 महीने में पूरा लीवर क्या कर देता है, डैमेज कर देता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हेपेटाइटिस सी जो है इसी को कहते हैं ब्लैक हेपेटाइटिस, काला पीलिया, इसको कहा जाता है ब्लैक हेपेटाइटिस, और ये बहुत खतरनाक है। यही एकदम से लीवर में कैंसर कर देता है और लीवर 2-3 महीने में पूरा डैमेज हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सी जो है इसका कोई टीका नहीं है।
पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हेपेटाइटिस है जिसे काला पीलिया कहते हैं और इसका कोई टीका नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है बेटा, इसके लिए टीका नहीं है, याद रखोगे आप लोग। नो वैक्सीनेशन, अभी तक इसके लिए कोई टीका नहीं बना है। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन से हेपेटाइटिस के लिए अभी तक कोई टीका नहीं है, तो बताना हेपेटाइटिस सी के लिए। ठीक है, हेपेटाइटिस डी और ई पर तो अभी रिसर्च ही चल रही है, तो इनके लिए टीके अभी बनेंगे, लेकिन जिसके बारे में कंप्लीट रिसर्च हो चुकी है हेपेटाइटिस सी, और इसके लिए भी कोई टीका है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको चीजें हैं जो याद रखनी है। आ जाओ, इन दोनों के बारे में अभी रिसर्च चल रही है। आओ आगे बात करते हैं कि मैम हेपेटाइटिस बी जो होता है इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस टी से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है, जो टीका लगाया जाता है, वो है प्यारे बच्चों HBV। HBV मतलब हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगाई जाती है हेपेटाइटिस से बचाव के लिए। ठीक है, हेपेटाइटिस बी टीका, ये टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए। कब लगवाते हैं इस टीके को आप लोग? मतलब बच्चों को भी लगाया जाता है ये। ठीक है, नवजात शिशु जो होते हैं उनको भी लगाया जाता है, नवजात शिशु जो होते हैं बेटा। ठीक है, जो न्यूबॉर्न होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले अब यही टीका लगाया जाता है बच्चों को। जो न्यूबॉर्न, जब बच्चे पैदा होंगे तो लगभग 1 से 2 दिन का जो बच्चा होता है उसको सबसे पहले यही टीका लगाया जाता है। 1 to 2 डेज का जो चाइल्ड होता है उसको सबसे पहले यही हेपेटाइटिस का ही टीका लगाया जाता है। लेकिन इस टीके को वयस्क भी लगवा सकते हैं, इस टीके को वयस्क भी लगवा सकते हैं, एडल्ट भी इस टीके को लगवा सकते हैं। अब एडल्ट तो 18 के पार होते हैं, 18 के पार हैं तो लगवा सकते हो उस टीके को आप। ठीक है, ड्रिंक करने से शायद लिखना चाह रहे हो ऋतिक, है तो ड्रिंक करने से हमें लीवर की बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस बीमारी होती है ड्रिंक करने से। ठीक है, तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस में क्या अंतर है बेटा? हेपेटाइटिस का कारण एक वायरस है, विषाणु है, हेपेटाइटिस बी वायरस, और जॉन्डिस किसी विषाणु से नहीं होता। जॉन्डिस में क्या होता है, हमारे शरीर में बिलीरुबिन पिगमेंट ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से जॉन्डिस होता है। तो एक वायरस से होती है, एक वायरस से नहीं होती, ये डिफरेंसेस है दोनों में। रेबीज का टीका से रेबीज मर जाता है। हाँ बेटा, अगर आपके शरीर में रेबीज वायरस गया है और 24 घंटे में आपने वैक्सीनेशन ले ली है तो वो वायरस फिर इनएक्टिव हो जाता है। तुमने देखा है कई बार पहले पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, वो रेबीज के टीके ही थे। अब 14 नहीं लगते, अब तो 3 या 5 इंजेक्शन लगते हैं, वो ये रेबीज का टीका। ठीक है, तो समझ में आ गई। जॉन्डिस हमारे शरीर में बिलीरुबिन पिगमेंट के बढ़ने से होता है, जबकि हेपेटाइटिस वायरस से होता है। दोनों में ये अंतर है। जॉन्डिस में आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो पीला हो जाता है, आंख नाक आंख के पीले, और ये बीमारी फिर ठीक हो जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस एक संक्रमण है विषाणु का जो लंबे समय तक चलता है और लीवर का कैंसर भी बन सकता है। तो इतनी चीजें हेपेटाइटिस के बारे में याद रखकर चलनी है। ठीक है, अब हमारे हैं अगली बीमारी की तरफ। अगली बीमारी है खसरा, जो कि वायरस के कारण होती है। अगली बीमारी है भाई खसरा, जिसको कहते हैं मीजल्स। मीजल्स यानी कि खसरा। तो मीजल्स रोग जो होता है, जो खसरा है प्यारे बच्चों, ये भी हमारे अंदर किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। तो खसरा किसके कारण होगा? आप बताकर चलेंगे विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है खसरा। अब खसरा कौन से वायरस से होता है? तो आप लोग बताकर चलोगे रूबेला वायरस या पैरामिक्सोवर्डी वायरस। ठीक है, तो लिख सकते हो पैरामिक्सोवर्डी वायरस। ठीक है, पैरामिक्सोवर्डी वायरस, या फिर आप बता सकते हो रूबेला वायरस। ठीक है, या फिर आप बता सकते हो रूबेला वायरस। तो रूबेला, ठीक, रूबेला भी कहा जाता है इसको, रूबेला विषाणु।
या फिर पैरामिक्सोवर्डी। ठीक है, पैरामिक्सोवर्डी। पैरामिक्सो एक अलग वायरस है और पैरामिक्सोवर्डी एक अलग वायरस है। तो पैरामिक्सोवर्डी या फिर रुबेला वायरस ये करता है हमारे अंदर, क्या बताओगे बेटा, मीजल्स रोग, खसरा रोग। ठीक है, ये करता है हमारे अंदर मीजल्स। अच्छा मैम, ये जो वायरस है, ये वायरस हमारे शरीर में कैसे जाता है? हवा के जरिए जाएगा। अगर किसी को मीजल्स निकली हुई है, अगर किसी को खसरा निकली हुई है, तो उस जैसे चेचक में होता है, चेचक किसी को निकली है, उसके कमरे में जाओगे तो आपको वो वायरस लग सकता है। वैसे ही ये खसरा किसी को निकली हुई है तो उसी से हमारे अंदर ये इन्फेक्शन जा सकता है। अब इस बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाते हैं? भाई खसरा तो तुमने सुनी है, इसमें भी शरीर में दाने निकल आते हैं। तो जो मीजल्स रोग होता है, इसके अंदर भी हमारे शरीर में क्या निकलते हैं? दाने। तो जो मीजल्स बीमारी है, इसमें भी हमारे शरीर में दाने निकलते हैं बेटा। पूरे शरीर में ऐसे देखो, ऐसे लाल लाल दाने निकल आते हैं, खसरा के जैसे। तुमने कई बार देखे हैं, कई बार हमारे शरीर में निकलते हैं। छोटे बच्चों को, हमें भी निकलते हैं कई बार। पित्ती उछल जाती है, बोलते हैं ना पित्ती उछल गई, वही वाली बीमारी है ये, पित्ती उछल जाना। ठीक है, पित्ती उछल जाना इसको कहा जाता है। ठीक है, शब्दों को दूर दूर लिखें। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, शब्दों को दूर दूर लिख देंगे। तो ऐसे करके पित्ती उछल जाती है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को कहा जाता है मीजल्स। अब ये जो मीजल्स होती है प्यारे बच्चों, ये मीजल्स हमारे शरीर में वायरस से होती है, और इससे बचाव के लिए भी बच्चों को लगाया जाता है टीका। इससे बचाव के लिए भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है। वैसे तो मेरे हिसाब से मैं तो शब्दों को काफी दूर दूर करके लिख रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। देखो, सारे शब्दों को दूर दूर करके लिख रही हूँ। और कितना दूर कर करके लिखूं भाई? चलो, तो वैक्सीनेशन कौन सी लगाई जाती है? आप बताएंगे। MMR वैक्सीनेशन लगाई जाती है। MMR वैक्सीनेशन लगाई जाती है। अब इसके बारे में भी, MMR को भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले आप लोग अगली बीमारी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये MMR और बीमारियों में भी लगेगी, तब इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी। तो आ जाओ भाई, मीजल्स के बारे में इतना पढ़ लेना। आए अगली बीमारी की बात करेंगे, मम्स। अगली बीमारी है भाई मम्स। अगली बीमारी है मम्स, जिसको बोलते हैं हम लोग गलसुआ या कनफेड़ा रोग। गलसुआ लिख लो, गलसुआ। मम्स जिसको हम बोलते हैं गलसुआ। तो प्यारे बच्चों, कई बार तुमने देखा है कि हमें टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे मोटे मोटे हो जाते हैं। इनको हम गगूद, कनफेड़ा, गलसुआ ऐसे करके बोलते हैं। गल मतलब गाल, देखो ये गाल है, और सुआ मतलब सूजन, इन पर सूजन आ जाती है, तो आपका ये वाला एरिया ऐसे मोटा हो जाता है, इसी को कहते हैं मम्स। तो ये मम्स भी किसके कारण होता है? ये भी विषाणु के कारण होता है बेटा। ये रोग भी हमारे अंदर वायरस करता है। इस वायरस का नाम, तो इस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो, वो पैरामिक्सो वर्डी था, ये पैरामिक्सो वायरस है। तो पैरामिक्सो वायरस हमारे अंदर करता है बेटा कैसी बीमारी? आप बताएंगे, मम्स रोग। पैरामिक्सो, ठीक है, पैरामिक्सो विषाणु, ये हमारे अंदर करता है मम्स। अब मम्स कई बार कई बच्चों को हुई भी है भाई, ऐसे करके टॉन्सिल्स जिसको आप बोलते हो वही। तो इसमें पूछा जाएगा कि ये वायरस जो होता है ये कहाँ से हमारे शरीर में आता है? तो ये वायरस रहता है गंदे पानी में। जब आप लोग दूषित पानी पी लेते हो, दूषित जल आप लोग पी लेते हो, इम्प्योर वाटर, गंदा पानी हम पी लेते हैं, उससे ये हमारे शरीर में पहुंचता है वायरस। तो ये वायरस पानी में रहता है और हमारी बॉडी में गंदे पानी से पहुंचता है। और इस वायरस के अंदर या इस बीमारी में प्रभावी अंग कौन सा होता है? ये बहुत आता है। इस बीमारी के अंदर जो प्रभावित अंग होगा वो होता है आप लोगों की सैलिवरी ग्लैंड। अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा? अफेक्टिव ऑर्गन होगा हमारी लार ग्रंथियां। क्या होगा प्यारे बच्चे? हम लोगों की लार ग्रंथि। ठीक है, तो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं इस रोग के अंदर प्रभावित, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं प्रभावित। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे शरीर में 3 तरीके की लार ग्रंथियां हैं। एक कान के पीछे से आती हैं, पैरोटिड सबसे बड़ी हैं।
वही प्रभावित होती हैं इस बीमारी में। तो लार ग्रंथियां 3 थी भाई, पैरोटिड थी, सबलिंगुअल थी, सब मैंडिबल थी, यानी कि अधोकर्ण थी, जबड़े की थी, और अधोजिह्वा जीभ के पीछे से जो आती थी। इसमें कौन सी प्रभावित होती हैं? तो आपकी जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड जो थी प्यारे बच्चे, पैरोटिड ग्लैंड जो थी यानी अधोकर्ण ग्रंथियां, वो इसमें प्रभावित होती हैं। अधोकर्ण लार ग्रंथि जो है वो इस बीमारी में प्रभावित होती है। इनमें क्या होता है, पैरोटिड में आप सूजन आ जाती है और कान के पीछे से निकल रही है तो कान के पीछे वाला एरिया पूरा स्वेल कर जाता है। चलिए दिखाती हूं तुम्हें। मम्स रोग में जो होगा, हम लोगों के शरीर में जो हमारा एक तरीके से गाल होते हैं इनमें आ जाती है सूजन। देखो इस तरीके से, इन भाई साहब का देखो कैसे एक तरफ को गाल निकला हुआ है। तो ये है मम्स रोग। ये एक वायरस का इन्फेक्शन है जो गंदे पानी से होता है। इसमें तुम्हें बुखार भी चढ़ता है ना, और ऐसे करके आपका गला ऐसे बाहर को निकल आता है। ठीक है मैम, किसकी कमी से खसरा रोग होती है? बेटा कमी से नहीं होता, वायरस का इन्फेक्शन लग जाता है उस वजह से होता है, कमी से नहीं होगा खसरा रोग। ठीक है, ठीक है। हेपेटाइटिस जेनेटिक हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये जेनेटिक नहीं, एक वायरस का ही इन्फेक्शन है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो। हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं है, जबकि मैंने बताया हेपेटाइटिस का इलाज है वैक्सीनेशन, टीका। और वैसे तो इसका जैसे डॉक्टर्स वगैरह आपको एंटीवायरल दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां हैं। तो इलाज आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उस लेवल पर इलाज हम नहीं जान सकते जो डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे आप लोगों को मम्स के बारे में ये पढ़ना है। तो मम्स बीमारी के बारे में भी आपको पूछा जाएगा कि कौन सा टीका लगाया जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए भी एक वैक्सीनेशन लगाई जाती है। इस वैक्सीनेशन का नाम आप लोग बताएंगे MMR, यही है इस वैक्सीनेशन का नाम। ठीक है, तो इससे बचाव के लिए भी जो टीका लगाते हैं वही है जो अभी अभी हमने मीजल्स में पढ़ा था, MMR। ठीक है, अब MMR के बारे में सुन लो। ये जो MMR का टीका होता है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है मीजल्स, मम्स, रूबेला। ठीक है, मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो मीजल्स मतलब खसरा, ठीक है। मम्स मतलब कि अभी पढ़ा था गलसुआ, और प्यारे बच्चे रूबेला। मैंने कहा था ना मीजल्स को ही रूबेला भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो रूबेला। तो इन तीन, इसकी फुल फॉर्म होती है MMR की, मीजल्स, मम्स, रूबेला। और इन्हीं 3 बीमारियों से ये टीका हमें बचाता है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि MMR वैक्सीनेशन कौन सी बीमारियों से बचाती है? तो खसरा से बचाती है, गलसुआ से, और रूबेला ही इसको हम कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। आ जाओ अगली बीमारी की बात करते हैं। नेक्स्ट है पोलियो, जो कि वायरस से होती है। अगली बीमारी है पोलियो, जिसको हम पोलियो मिलेटिस भी बोलते हैं। पोलियो मिलेटिस, इसी को हम पोलियो मिलेटिस के नाम से भी जानते हैं, पोलियो या पोलियो मिलेटिस। तो जो पोलियो रोग होता है, सभी बच्चों ने इसके बारे में सुन रखा होगा जरूर। भाई पोलियो, जिसमें हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछेगा पोलियो किसके कारण होता है? आप बताकर चलेंगे विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और पोलियो को करने वाला वायरस कौन सा है? तो आप बताना एंट्रोवायरस, एंट्रोवायरस। ठीक है, तो पोलियो को करता है एंट्रोवायरस। एंट्रोवायरस है जो करता है हमारे अंदर पोलियो रोग। अब ये जो एंट्रोवायरस होता है, ये एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कई बार पेपर में पोलियो वायरस भी लिखा जाता है। तो पोलियो रोग जो होगा वो या तो पोलियो वायरस से होगा या एंट्रोवायरस से होगा। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको पेपर में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, या तो एंट्रोवायरस या फिर पोलियो वायरस। अब देखो,
ये जो पोलियो वायरस है या ये जो पोलियो को फैलाने वाला वायरस है, ये भी हमारे शरीर में दूषित पानी से पहुंचता है, ये भी हमारे शरीर में दूषित जल के द्वारा पहुंचेगा, इम्प्योर वाटर के द्वारा। और ये जो वायरस है ना, ये कितने से कितने साल के बच्चों को प्रभावित करता है? तो बेटा ये वायरस प्रभावित करेगा 0 से 5 साल के बच्चों को। तो 0 से 5 साल तक के बच्चे ही पोलियो का शिकार होते हैं, ठीक है, कि बच्चों को प्रभावित करता है। ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन कि पोलियो का वायरस कितने से कितने उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है? तो आप कहेंगे 0 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको ही ये करता है प्रभावित। तो आप लोग बताएंगे इफेक्टिव 0 to 5 ईयर्स। अच्छा मैंने 2 लिख दिया, 5 लिख लेना। 0 से 5 साल के बच्चों को, ठीक है, 0 to 5 ईयर्स चाइल्ड। तो ये 0 से 5 साल के बच्चों को प्रभावित करती है बीमारी। क्यों करती है मैम? इसके बाद क्यों प्रभावित नहीं करती? तो इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी आ जाती है 6ठे साल में हमारे अंदर। अगर हम 6 साल के हुए तो इस वायरस से लड़ने की शक्ति आ जाती है हमारे शरीर में। 0 से 5 साल तक इस वायरस से लड़ने की शक्ति नहीं होती, इसीलिए इस बीच ये वायरस हमारे शरीर में गया तो इन्फेक्शन फैलाएगा और पोलियो हो जाएगा। तो 0 से 5 साल के बच्चों को ये बीमारी प्रभावित करती है। इसीलिए तुमने देखा है पोलियो की जो दवाइयां पिलाई जाती हैं वो 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती हैं, है ना। आंगनवाड़ी की औरतें आती हैं, आपने भी पी होगी जब आप 5 साल तक के थे, 2 बूंद जिंदगी की। तो आ जाओ आगे बात करते हैं अब इसके बारे में। प्यारे बच्चे, ये जो बीमारी होती है पोलियो, ये पोलियो बीमारी जो है, इस बीमारी के अंदर हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी पूछा जाता है। तो पोलियो रोग की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रभावी अंग कौन सा होता है, प्रभावित अंग कौन सा होगा? तो पोलियो रोग के अंदर हम लोगों का जो अफेक्टिव ऑर्गन होता है वो नर्वस सिस्टम ही होगा बेटा। अफेक्टिव ऑर्गन में अगर आप बात करते हैं तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? एक तो आपका दिमाग आता है और आपकी स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है इस बीमारी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टिव होगा, ठीक है, यानी आप लोगों का दिमाग और आप लोगों की रीढ़ की हड्डी। कभी तो लकवा मार जाता है बेटा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए हमारे पैर की जो तंत्रिकाएं हैं वो सारी की सारी डैमेज हो जाती हैं और वहां तक सिग्नल ही नहीं पहुंच पाते। दिमाग सिग्नल भेज रहा है, वो पहुंच ही नहीं रहे, तो पैर हमारा काम ही नहीं करता, वो एक तरीके से डेड हो जाता है। तो ये होता है पोलियो रोग। अब आप लोगों को कभी भी पूछे कि पोलियो रोग जो होता है, पोलियो रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो पोलियो से बचाव के लिए 2 वैक्सीनेशन है जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं। पोलियो रोग से बचाव के लिए 2 टीके हैं। एक तो प्यारे बच्चे है पोलियो वैक्सीनेशन, एक है पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन। एक टीके का नाम तो है पोलियो वैक्सीनेशन यानी पोलियो का टीका, ठीक है, एक तो है भाई पोलियो का टीका। ये आपको प्रश्न आता है पेपर में कि पोलियो का टीका किसने बनाया था। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पोलियो का टीका किसने बनाया, आप बताना जोनास सॉल्क ने बनाया था। किसने? जोनास सॉल्क ने बनाया, ठीक है। तो ये बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन कि पोलियो के टीके की खोज किसने करी, तो आप बताओगे जोनास सॉल्क ने, ठीक है। तो जोनास सॉल्क थे जिन्होंने बनाया था पोलियो का टीका, ठीक है, मेड बाय जोनास सॉल्क। किसने बनाया था ये? मेड बाय जोनास सॉल्क। जोनास सॉल्क नाम के साइंटिस्ट ने पोलियो का टीका बनाया था, ठीक है। अब दूसरा टीका क्या है भाई जो पोलियो से बचाव के लिए लगता है? ये है ओपीवी। दूसरे टीके का नाम है ओपीवी। ओपीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओपीवी की फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। ओपीवी की फुल फॉर्म है भाई ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ठीक है।
इसको कहते हैं मुंह। ओरल का मतलब होता है बेटा ऐसी दवाई जो मुंह से पिलाई जाए, तो ये ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है। ओरल का मतलब ये दवाई वही है 2 बूंद जिंदगी की जो तुम पीते हो, जो डाल के नहीं जाती आंगनवाड़ी की औरतें निशान लगा कर जाती हैं हाथ पर, वही ओरल पोलियो वैक्सीनेशन किसने बनाई, ये आपको पूछेगा। ओरल पोलियो टीका किसने बनाया, तो इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, इस टीके की जो खोज करी थी वो करी थी अल्बर्ट साबिन ने। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। अल्बर्ट साबिन किसने बनाया था इस टीके को, आप बताओगे। अल्बर्ट साबिन ने बनाया था, अल्बर्ट साबिन ने बनाया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट साबिन। ठीक है, देखो अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पोलियो का टीका किसने बनाया, तो आप बताएंगे जोनास सोल्क ने। पेपर में क्वेश्चन आएगा ओपीवी को किसने बनाया था, यानी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन को किसने बनाया, तो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन बनाई थी अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है, समझ में आई बात, बताओ बोलो। बेटा हेपेटाइटिस का इलाज मैंने बताया है ना कि इसमें आपको वैक्सीनेशन लगवाई जाती है और फिर डॉक्टर्स अपने बिहाफ पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे एंटीवायरल दवाइयां देकर। वायरस को मारने वाली दवाइयां जो होती हैं वो दी जाती हैं। इसका इलाज हम नहीं कर सकते, डॉक्टर्स करते हैं, जो लीवर के स्पेशलिस्ट होते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो करते हैं। तो इलाज आपको नहीं आएगा और ना ही आपको इलाज ऐसे कोई बता सकता। ठीक है, हाँ 2 बूंद जिंदगी की, एक होते हैं 2 घूंट जिंदगी के, 2 घूंट तो अलग ही हैं, 2 घूंट पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। 2 बूंद जिंदगी की पीनी है और हमने पी ली है बेटा। ठीक है, ज्यादा खट्टा खाने से, किसमें प्यारे बच्चे, ज्यादा खट्टा खाने से जो मम्स रोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोलते हैं कि इसमें खट्टा नहीं खाना क्योंकि खट्टा खाएंगे तो ये वायरस और ज्यादा एक्टिव हो सकता है हमारे शरीर में। ठीक, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो अल्बर्ट साबिन आपको समझ में आया। एक बढ़िया पॉइंट ये है बेटा कि ये जो पोलियो रोग है ना, ये भारत से मुक्त हो चुका है, भारत से मुक्त हो गया है, यानी भारत मुक्त हो गया है इस बीमारी से। ठीक है, भारत मुक्त हो गया है बेटा। जो भारत है ये 2 वायरस से होने वाली बीमारियों से फ्री हो चुका है। एक तो मैंने बताया था चेचक भारत से जा चुकी है, टाटा बाय बाय हो चुकी है। दूसरा है पोलियो, वायरस से होता है और ये भी भारत से जा चुका है। अब नई गणना में जितने भी बच्चे हैं 0 से 5 साल के, एक भी बच्चे को पोलियो रोग नहीं मिला है। तो 2 बूंद जिंदगी की काम कर रही हैं भाई, तो असर कर रही हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है इस बीमारी से फ्री हो चुका है, इंडिया फ्री हो चुका है इस रोग से बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम बढ़ रहे हैं अगली बीमारी की तरफ। अगली बीमारी जो वायरस से होती है जिसका नाम है आप लोग बताएंगे छोटी माता, जिसका नाम है छोटी माता। छोटी माता जो कि चिकन पॉक्स के नाम से जानी जाती है, चिकन पॉक्स, छोटी माता। ये निकलती है बेटा कितनी भी बार, जो आप लोग सोच रहे हो ना कि माता तो अभी भी निकलती है, वो चेचक नहीं होता, वो छोटी माता है। तो छोटी माता और चेचक एक जैसी बीमारियां, दोनों वायरस से होती हैं लेकिन होती अलग अलग वायरस से हैं। तो ये किस वायरस से होगी, तो आप लोगों को पूछेगा छोटी माता रोग किसके कारण होता है, बहुत आता है पेपर में। तो छोटी माता रोग जो होता है ये होता है वेरीसेला, वेरीसेला वायरस के कारण, वेरीसेला जोस्टर। ठीक है, वेरीसेला जोस्टर। तो वेरीसेला जोस्टर किसका नाम है, वायरस का नाम है। ये वायरस करता है हमारे अंदर स्मॉल पॉक्स, वेरीसेला जोस्टर। ठीक है, अब ये वायरस कहाँ रहता है, तो ये भी सेम जो चिकन पॉक्स होती है, ये भी सेम स्मॉल पॉक्स की तरह ही हमारे अंदर हवा के द्वारा फैलेगा। भाई किसी को निकल रही है ये छोटी माता, उसके कमरे में तुम चले गए तो उसके आसपास ये वायरस घूम रहा है और आपके शरीर में हवा के माध्यम से आपके सांस में जा सकता है, जिससे आपको भी निकल सकती है ये छोटी माता। तो छोटी माता जो होती है ये भी वायरस के कारण होता है। और छोटी माता जो है इसमें भी आपको पूछेगा कि इससे बचाव के लिए कौन सा टीका हम लगाते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप लोग बता सकते हो MMRV वैक्सीनेशन लगाते हैं। इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है, तो आप लोग बताकर चलेंगे
MMRV, ठीक है, MMRV लगाते हैं हम लोग, MMRV, ठीक है। MMRV क्या होता है मैडम? तो MMR तो आप पहले पढ़ चुके हो भाई, मीजल्स के लिए लगा था, मम्स के लिए लगा था, रुबेला के लिए लगा था, ठीक है, रुबेला के लिए लगा था। और जो वी है ये लगेगा वेरीसेला के लिए, वेरीसेला, वेरीसेला ये है ना इसका वायरस, तो इसका मतलब MMRV वैक्सीनेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है मीजल्स के लिए लगेगी, मम्स के लिए लगेगी, रुबेला के लिए लगेगी, और वेरीसेला, वेरीसेला मतलब छोटी माता, क्योंकि वेरीसेला को फैलाने वाला जो वायरस है वो यही है, छोटी माता को फैलाने वाला वायरस वेरीसेला है। तो ये वैक्सीनेशन इसके लिए लगाई जाती है। इस पर कुछ नहीं होता, शरीर में दाने निकलते हैं, माता में भी। ये 3 बीमारी एक जैसी है। सबसे खतरनाक थी चिकन वो स्मॉल पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स देखते हैं हम। तो जो चिकन पॉक्स है इसमें भी शरीर पर दाने निकलते हैं बेटा, देखो ऐसे ऐसे दाने निकलते हैं इस पे भी पूरे शरीर के अंदर। तो ऐसे फफोले से हो जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर, आपको पता है। तो इस बीमारी के अंदर भी क्या होगा, हमारे शरीर पर दाने निकलते हैं, चिकन पॉक्स में भी। लेकिन इसके दाने कभी भी आंख के अंदर नहीं होंगे, कभी भी नाक के अंदर नहीं होंगे, है ना। इसके दाने जो होंगे बस पूरे आपके पेट पर, कमर पर, हाथ पैरों पर या गर्दन पर होंगे, थोड़ा 1-2 फेस पर भी हो सकते हैं, लेकिन आंख के अंदर, नाक के अंदर, मुंह के अंदर ऐसे नहीं निकलते कभी भी। और दानों का आकार छोटा होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे खतरनाक थी वो होती थी स्मॉल पॉक्स। उसमें तो दाने नाक के अंदर भी, मुंह के अंदर भी निकलते थे, और दानों का आकार बहुत बड़ा, वाइट उनमें फ्लूइड भरा रहता था। तो सबसे पहले सबसे खतरनाक थी क्या, स्मॉल पॉक्स, उसके बाद चिकन पॉक्स, उसके बाद ये मीजल्स। ये 3 बीमारियां हैं जो एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी चीजें आपको याद करनी है बेटा, ठीक है भाई। चलो तो अब हमने वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ ली हैं। हेपेटाइटिस का लक्षण क्या है बेटा, भूख नहीं लगती है, बुखार आता है, कई बार हो सकता है जहां लीवर है लीवर वाले हिस्से में दर्द हो, ठीक है। तो जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारे शरीर में हेपेटाइटिस वायरस है, ठीक। हेपेटाइटिस टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा। आ जाओ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगली बीमारी, जो कुछ और बीमारियां जो वायरस से होती हैं, तो जैसे आपको पता है कोरोना, कोरोना का तो नाम ही वायरस है बेटा, कोरोना वायरस। सब इसके नाम को जब बुलाते हैं तो बोलते हैं कोरोना वायरस, या इसी को हम बोलते हैं कोविड, कोविड, ठीक है। कोरोना को ही हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, कोविड। किसके कारण होती थी ये बीमारी, सबको पता है, वायरस आ रहा है इस बीमारी के नाम के लास्ट में, तो ये बीमारी भी वायरस से होती थी। अब बात आती है वायरस का नाम क्या है, तो वायरस है भाई सार्स CoV-19, सार्स CoV-19, ये वायरस का नाम है। इस वायरस की फुल फॉर्म क्या है मैडम, तो इस वायरस की फुल फॉर्म है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो कोरोना होता था इसमें हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होता था, ये बताओ। सर्व एक्यूट है बेटा, ये हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो इफेक्टिव होता था कोरोना के अंदर, जल्दी बताओ। तो ये होती है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी या श्वसन संलक्षण बीमारी, श्वसन संलक्षण। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी का जो लंग्स है या आपकी बॉडी का जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता था। तुमने देखा था कोरोना में क्या होता था, कोरोना के अंदर हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, देश में ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हो गए थे, क्योंकि इस बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़ों को खत्म करता था ये वायरस। तो आपको पूछ सकता है कि इस बीमारी के अंदर प्रभावी अंग कौन से थे, तो प्रभावी अंग थे, आप बताएंगे फेफड़े। तभी तो इसके नाम में आ रहा है रेस्पिरेटरी या श्वसन संलक्षण। तो तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये खत्म करता था, और आपकी बॉडी का जो मेन मुख्य ऑर्गन है वो फेफड़े हैं। तो इस बीमारी के अंदर भी
हम लोगों के फेफड़े प्रभावित होते थे। तो इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा है, प्रभावी अंग कौन सा था, फेफड़े थे हमारे। ठीक है, और कैसे फैलता था ये तो तुम्हें पता ही है, हवा से फैलता था। जो भी अगर कोई कोरोना वाला व्यक्ति है ना, तो उससे कितनी दूर रहते थे तुम, घर जाना बंद कर दिया था लोगों ने, लोग कमरे में बंद रहना शुरू हो गए थे, आइसोलेट होना शुरू हो गए थे। तो बेटा ये भी वायरस जो है हवा में ही रहता था, हवा के माध्यम से आपके शरीर में, सांस के माध्यम से आपके शरीर में पहुंच जाता था और जाकर आपके शरीर में कोरोना करता था। ठीक है ना। हाँ, गले में खराश, यही थे ना सारे सिम्टम, और लास्ट में जाकर फेफड़े खराब हो जाते थे। तो कोरोना का इफेक्टिव ऑर्गन थे लंग्स, फेफड़े काम करना बंद कर देते थे। तो ये था प्यारे बच्चे कोरोना। आपको पता है कितनी तबाही मचाई थी कोरोना ने। फिर कोरोना से इलाज, इसका क्या इलाज था भाई, तो इसके इलाज के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी आई वैक्सीनेशन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखा रही है, क्योंकि जल्दबाजी में बनी थी। कोरोना एक महामारी की तरह आया था और जल्दबाजी में बनी। तो आपने पढ़ा था 2 वैक्सीन थी, कोविशील्ड, कोविशील्ड थी, कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीनेशन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, ये 2 वैक्सीन बनी थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये बनी थी बेटा कोरोना से बचाव के लिए। और आपको पता है ये किसको दी गई थी, 18 से पार, 18 से ऊपर के जो भी वो थे मेंबर, उनको ये दी गई थी, अबव टू 18। अब इसकी कई डोज लगती थी भैया, पहले 60 साल वालों को लगी थी, फिर भैया 18 से ऊपर वालों को लगी थी, है ना, 2-3 डोज इसकी लगी थी सभी को। तो ये बीमारी थी कोविड या कोविशील्ड। अब चल रहे हैं हम अगली बीमारी की तरफ, अब चल रहे हैं हम अगली बीमारी की तरफ। अगली बीमारी जो कि आपके अंदर वायरस के कारण ही होती है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया नाम सुना है, चिकनगुनिया। एक और बीमारी है भाई वायरस से होने वाली, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होती है, ये बीमारी भी किसकी तरह है, ये बीमारी भी हमारे अंदर डेंगू की तरह होती थी बेटा, चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया भी वायरस के कारण होती है बीमारी, इसको भी करता है विषाणु। ठीक, अब चिकनगुनिया रोग जो होता है ये किसके कारण होगा, तो आप बताएंगे अल्फा वायरस के कारण, अल्फा वायरस। तो चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है, अल्फा विषाणु के कारण। और ये अल्फा विषाणु जो होता है ये भी हमारे शरीर में कौन ले जाएगा, तो यानी चिकनगुनिया रोग जो है, इस बीमारी का वेक्टर क्या होता है, ये आपको पूछ ले। इस बीमारी का कारक क्या है, ये बीमारी हमारे शरीर में कौन लेकर जाता है। तो इस बीमारी को हमारे शरीर में, जैसा डेंगू होता है ना बेटा, डेंगू, डेंगू का वायरस था अरबो वायरस, उसको एक मच्छर हमारे शरीर में ले जाता था। वैसे चिकनगुनिया आई थी, इसमें पैरों में बड़ा दर्द होता था, बुखार होता था बेटा, यही था चिकनगुनिया। तो इसका भी कारक कौन सा था, वही था एडीज इजिप्टी मच्छर। तो एडीज इजिप्टी मच्छर जो है यही हमारे अंदर करता है चिकनगुनिया भी। एडीज इजिप्टी मच्छर जो डेंगू कर रहा था, एडीज इजिप्टी जो मच्छर है यही करता है हमारे अंदर चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया जैसे कि डेंगू होता है वैसे ही एक बीमारी हुई थी, तो ये है चिकनगुनिया। ये बरसात के मौसम में ज्यादा होती है जब मच्छर ज्यादा पनपते हैं। एडीज इजिप्टी मच्छर करता है इसको भी, ठीक है, चिकनगुनिया। अच्छा, और कौन कौन सी बीमारी है मैम जो वायरस से होती है, बेटा स्वाइन फ्लू। आपको पूछ सकता है स्वाइन फ्लू, तो आपने नाम सुना है स्वाइन फ्लू का, जैसे कोरोना आया है ना ऐसे ही आया था बेटा एक बार स्वाइन फ्लू। जैसे कोरोना आया है ना ऐसे पूरे देश में फैला था स्वाइन फ्लू। तो ये भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है स्वाइन फ्लू भी, ये भी विषाणु के कारण होता है जो स्वाइन फ्लू होता है। और कौन सा विषाणु है, तो विषाणु का नाम है H1N1। H1N1 विषाणु है जो करता था स्वाइन फ्लू। इस स्वाइन फ्लू में भी हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता था, तो स्वाइन फ्लू में भी लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए थे। मास्क कब लगाएंगे, जो सांस के साथ फैलती है बीमारी,
अफेक्टिव ऑर्गन इसका क्या था? तो इसका भी जो अफेक्टिव ऑर्गन था वो प्यारे बच्चों फेफड़े ही था। तो ये बीमारी भी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती थी, लंग्स को। और ये बीमारी किसके कारण फैलती थी? तो ये बीमारी होती थी सूअर के कच्चा मांस खाने से फैला था ये। जैसे कि कोरोना चीन के वुहान से फैला था, कोरोना वायरस चमगादड़ों से, ऐसा सुनने में आया था। तो वैसे ही ये बीमारी स्वाइन फ्लू जो थी, ये सूअर जो होते हैं उनका कच्चा मांस खाने से फैली थी। सूअर का कच्चा मांस, उसमें था ये वायरस, ठीक है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे फैलता चला गया। सूअर का कच्चा मांस और मल, मतलब जब सूअर पोटी करते थे ना, उसमें भी ये वायरस था। तो आप बता सकते हो मीट ऑफ पिग। इस बीमारी को फैलाने का जो मेन रीजन थे वो पिग्स थे, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। बेसिकली उनके मल में भी था और प्यारे बच्चों उनके मांस में भी था, सूअरों के। तो ये जो स्वाइन फ्लू बीमारी थी, ठीक भाई, है ना। अरे वाह भाई वाह, काव्या जी तुम तो शायर बन गए। जिंदगी संभालने को तो पूरी जिंदगी काफी है, वो लम्हा संवारो जिसमें जिंदगी खड़ी है। ऐसे करके था बच्चे का कमेंट, आधा निकल गया तो मैं कंप्लीट पढ़ नहीं पाई, ठीक है। आ जाओ, अब आगे बात करेंगे हम लोग। हाथी पांव, वो तो बेटा आप लोगों के अंदर प्रोटोजोवा से होता है, वो प्रोटोजोवा में पढ़ाऊंगी। हाथी पांव प्रोटोजोवा से होता है, ठीक है। चलो, आई फ्लू भी आई थी बीमारी। आई फ्लू वही जो आंखों में इन्फेक्शन हुआ था, उसका कोई रीजन एक्चुअली बैक्टीरियल है या वायरल है वो क्लियर नहीं था। आ जाए, अब हम आगे बात करेंगे। एक बीमारी होती है बर्ड फ्लू, एक और बीमारी है भाई बर्ड फ्लू, एक और बीमारी है बर्ड फ्लू, ठीक है। जो बर्ड फ्लू था ये पक्षियों से हमारे अंदर आता था। जब हम चिकन खाते थे, मुर्गियों का मांस खाते थे, चिकन, तो उससे ये हमारे शरीर में पहुंचता था। तो बर्ड फ्लू भी वायरस के कारण ही बीमारी हुई थी, विषाणु के कारण, ठीक है। और विषाणु कौन सा है बेटा? आप बताएंगे H5N1। ये था बर्ड फ्लू। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू क्या है, ठीक। चलो, तो ये बीमारियां हो गई हैं जो होती हैं आपके अंदर वायरसेस के कारण। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी बीमारियों की जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों से हो सकती हैं, तो एनसेफेलाइटिस एक बीमारी है, एनसेफेलाइटिस, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस जो बीमारी है ये किसी भी कारण से हो सकती है बेटा। इसको हम मस्तिष्क का ज्वर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क का ज्वर, ठीक है। ब्रेन फीवर है ये, ब्रेन फीवर। इसमें आपके दिमाग को बुखार चढ़ता है और आपका जो दिमाग है वो प्रभावित होता है, इसको कहते हैं ब्रेन फीवर। तो ये बीमारी जो होती है मस्तिष्क का ज्वर कहलाई जाती है, एनसेफेलाइटिस। और ये किसी भी कारण से हो सकती है। इसका कारण पूछे, इसको पूछे कि इसको कौन सा पैथोजन फैलाता है, तो इसको फैलाने वाला जो पैथोजन है, इसको फैलाने वाला जो रोगाणु है, वो कुछ भी हो सकता है बेटा, वो कुछ भी हो सकता है। मीन्स वो वायरस भी हो सकता है और वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो ये ऐसी बीमारी है जो दोनों तरीके से हो सकती है। ये वायरस से भी हो सकती है और जीवाणु से भी हो सकती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है एनसेफेलाइटिस। बस इसमें मस्तिष्क को बुखार चढ़ जाता है और ये फिर रोगी की जान भी ले सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मस्तिष्क का ज्वर। एक और बीमारी होती है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। एक और बीमारी होती है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। ये भी जो बीमारी है मेनिनजाइटिस, ये भी प्यारे बच्चों मस्तिष्क का ही क्या है बेटा? मस्तिष्क की सूजन इसको कहते हैं। मस्तिष्क झिल्ली में सूजन आ जाती है, मस्तिष्क झिल्ली में सूजन। तुम्हारा जो मस्तिष्क है ना वो एक झिल्ली में बंद है बेटा, जिस झिल्ली को कहा जाता है मेनिनजाइटिस। तुम्हारा मस्तिष्क एक झिल्ली में बंद है। अभी बताऊंगी कैसे, तो पहले लिख लो, लिखना ब्रेन मेम्ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन मेम्ब्रेन
स्वेलिंग हो जाती है इसमें, ब्रेन मेम्ब्रेन स्वेलिंग, यानी कि हमारे ब्रेन में जो झिल्ली है उसमें सूजन आ जाती है, ये होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसमें भी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होगा, बेसिकली लिख रखा है कि मस्तिष्क झिल्ली में सूजन। कैसे भाई? ये भी किसी भी कारण से हो सकती है मेनिंजाइटिस, ये वायरस से भी हो सकता है और ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, तो ये भी विषाणु और जीवाणु दोनों वजह से हो सकती है, इसका भी कोई विशेष जो रोगाणु है वो ज्ञात नहीं है। तो देखा गया है ये बीमारी दोनों तरीके से फैलती है। अच्छा, मान लो ये तुम्हारा मस्तिष्क है प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन। अब तुम्हारा दिमाग ऐसे करके अंदर की तरफ ऐसे रखा हुआ होता है, जैसे अखरोट होती है, ऐसे तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हारा क्या है? ब्रेन। तो तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारा जो मस्तिष्क है ना, वो चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा रहता है। मान लो ये तुम्हारे ब्रेन को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं मेनेंजिस। इस झिल्ली का नाम है मेनेंजिस, इस झिल्ली का नाम है भाई मेनेंजिस। ये मेनेंजिस मेम्ब्रेन है, ये मेनेंजिस झिल्ली है, यही झिल्ली तुम्हारे दिमाग को चारों तरफ से घेरे रहती है। अब इसी में आ जाती है सूजन बेटा, इसी झिल्ली में आ जाती है सूजन। तो जब मेनेंजिस झिल्ली में सूजन आ जाती है, इसी बीमारी को कहते हैं मेनिंजाइटिस, इसी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, आंखों में धूल जलन होना बेटा, ये तो एक तरीके का क्या हो सकता है? वायरल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन हो सकते हैं जो आई फ्लू का कारण बनते हैं, तो आई फ्लू भी इसमें आप ऐड कर सकते हो तीसरे नंबर पर, कि भाई आई फ्लू जो होती है वो भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अंदर बैक्टीरियल और वायरल दोनों वजह से हो सकती है। तो ये मेनिंजाइटिस मैंने बता दिया, और आई फ्लू जो होता है ये भी हमारे अंदर हो सकता है वायरल और बैक्टीरियल, ये भी हमारे अंदर विषाणु और जीवाणु दोनों कर सकते हैं आई फ्लू को, वायरस एंड बैक्टीरिया बोथ दोनों कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आज हमारी वायरस से होने वाली बीमारी खत्म। कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और वाइट लिक्विड भी होता है रूम है बेटा, किस में होता है वाइट लिक्विड? हाँ, वाइट लिक्विड जो माता निकलती है ना उसके अंदर जो भरे रहते हैं एक पानी सा, वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे ब्रेन में भी होता है वाइट लिक्विड, सेरिब्रेलम सेरिब्रम फ्लूइड बोलते हैं जिसको। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है भैया? ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और एक गांठ बना लेती हैं, उसी को कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, चलो तो भाई अब आप लोगों की ये कहानी, ये चैप्टर वायरस वाला खत्म हो चुका है। खाटू कब? अच्छा बेटा, जब खाटू शाम बुलाएंगे तो खाटू बिल्कुल आएंगे। अब हम कल की क्लास में फंगल और प्रोटोजोवल डिजीज आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद जेनेटिक डिजीजेस हम पढ़ेंगे। तो अभी ऐसा मानकर चलो कि 2 दिन ये चैप्टर आपका और चलेगा, लंबा चैप्टर है। उसके बाद मैं आपका प्लांट क्लासिफिकेशन कराऊंगी, उसके बाद आपकी बोटनी जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार। हाँ भाई, पिछले साल जो बीमारी आई थी आई फ्लू ही था वो, ठीक है, जो सबको फैल रहा था।